ये संविधान बनने का मतलब क्या था? कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं होगा ना। बाबा साहब अंबेडकर का 2 कोटेशन जो सब लोग जानते हैं फिर भी पढ़ना जरूरी है। 26 नवंबर 1949 का भाषण, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार देकर राजनीतिक बराबरी तो दे दी, मगर यदि इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं निकलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी। आज आपको क्या लगता है, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर हुई? आज भी घोड़ी चढ़ने पर किसी को मारा जाता है, आज भी मूंछ रखने पर कोई मारा गया। संविधान दिवस पर मैं याद करना चाहता हूं अपने बच्चे इंद्र मेघवाल को, जिसको पानी पीने के मटके को छू देने पर मारा गया। मैं याद करना चाहता हूं हाथरस की अपनी उस बहन बेटी को, जिसके जाति देख करके उसको अमानवीय प्रताड़ना दी गई। क्या मिट गया भेद? रोहित वेमुला आपको याद है कि नहीं? डॉक्टर पायल तड़वी आपको याद है कि नहीं? और ये सब आजादी का अमृत काल के पूरा होने के समय की बातें हैं। अब आइए उस विषय पर। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो ओबीसी नहीं याद आया, अब आके आपको ओबीसी याद आया। और जब ओबीसी जाग गया और कहा जाति जनगणना करानी है तो कहा मेरी नजर में केवल एक ही जाति होती है, वो है गरीब। जब वोट लेना हुआ तो ओबीसी बन गए, और जब अधिकार मांगा ओबीसी ने तो कहा कि हम गरीब ही हैं, गरीब को ही वोट देते हैं। 35 साल भीख मांगी, 35 साल भीख मांगी। अरे भाई, हमारे पुरखों ने लिखा कि जो मांगने गया वो मर गया। तब जाकर के हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बराबर का समाज कैसे हुआ, और हम पूछना चाहते हैं कि आजादी के 75 साल बाद इस देश में SC ST OBC प्रोफेसर कितने बने। यहां से भारत का संविधान बचेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉइज लोग हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बताइए, पुराने लोग जितने सरकारी नौकरी पाए थे अब उससे संख्या बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। पुरानी पेंशन बंद हो गई। ये वाला जो आज का प्रधानमंत्री है, इसके पुराने वाले थे, उन्होंने पेंशन बंद की तो इसने सोचा कि नौकरी खत्म कर देते हैं, सरकारी नौकरी खत्म। 1% से भी कम सरकारी नौकरी बची है। तो संविधान में लिखा है कि आरक्षण मिलेगा, तो आरक्षण सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में था। अब मैं आपको संकेत दे रहा हूं कि कैसे संविधान भीतर से खत्म किया गया। सरकारी शिक्षा को खत्म करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई है, नई शिक्षा नीति 2020। मैं प्रोफेसर हूं, मेरी जिम्मेदारी ये बात कहने की। संविधान की प्रस्तावना कहता है कि न्याय और समता होनी चाहिए ना। किसी की जेब में पैसा हो तो उससे तय ना हो कि उसका बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। और यह काम राज्य का है, सरकार का है, और सरकार कह रही है मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे। हॉस्पिटल वहीं क्यों नहीं बनाओगे? स्कूल वहीं क्यों नहीं बनाओगे? यह संविधान कहता है। और इस संविधान के आलोक में आपसे कहने आया हूं कि कैसे भारत का संविधान अंदर से खोखला कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला गया है। ऑनलाइन मोड में वैकेंसी 40% खत्म, और अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ रहे हैं। और सरकार पहले यूजीसी से चलती थी, पढ़े लिखे लोग हैं यहां, और यह बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांव के लोगों को उनकी भाषा में यह बात समझाइएगा। हम आपकी भाषा में अलग बोल रहे हैं, लेकिन गांव वालों को समझाइए कि कलम पकड़ने का अधिकार संविधान ने दिया था और कलम छीन ली गई है, और आपसे कहा जा रहा है त्रिशूल और तलवार पकड़ लो। यह खतरा है भारत के संविधान पर। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में सिलेबस सेल्फ फाइनेंस बनेगा। सेल्फ फाइनेंस का मतलब समझ रहे हैं? अपने से वो खर्चा उठा ले। पहले इस देश में यूजीसी हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सरकार पैसा देती थी कि ताकि सरकारी शिक्षा मिले, गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर के बच्चे भी अच्छे डीयू और जेएनयू में पढ़ें और अंबेडकर के वारिस बने। सरकार ने कहा कि अब पैसा हम नहीं देंगे, अब लोन देंगे। हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, एजेंसी सरकार की लोन देगी इंस्टीट्यूट को, और इंस्टीट्यूट को लोन वापस करना होगा। तो जब लोन वापस करना है तो इंस्टीट्यूट कम लोन लेना चाहेगा और सोचेगा पैसा अपने से जनरेट करें,
और पैसा जनरेट कराने के लिए उसके पास क्या होगा? विद्यार्थी की फीस। और फीस आज की डेट में 400% तक बढ़ गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 440% बढ़ा दी गई। वहां के बच्चे जब आंदोलन किए तो सारे बच्चे आज जेल में हैं। बताइए भारत का संविधान कहां बचा है? फीस 400%। और बताइए सबसे पहले शिक्षा से दूर कौन होगा? जिसको सबसे आखिर में शिक्षा मिलना शुरू हुई थी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चे तो पहली बार अभी ढंग से यूनिवर्सिटी पहुंचना शुरू हुए, और आपने एजुकेशन बेच दी। संविधान यहां से खत्म किया जा रहा है। और अगर सरकारी शिक्षा बिक गई तो आरक्षण आधा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? प्राइवेट में तो कोई आरक्षण नहीं है। और दूसरा है सरकारी नौकरी, उसकी हालत हमसे बेहतर आप जानते हैं। 1% से भी कम सरकारी नौकरी बची है। इसलिए वो संविधान को भीतर से खोखला कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से वो नहीं खत्म करना चाहते। प्रधानमंत्री बने थे तो माथा झुका दिया था संविधान के ऊपर। इस देश में एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता जब तक इस देश में भारत का संविधान नहीं होता। तो उसी संविधान को बदल दिए ताकि अगली बार कोई दूध बेचने वाला, कोई चाय बेचने वाला अगली बार देश का प्रधानमंत्री न बन पाए। ये खतरा है भारत के संविधान के ऊपर। बताइए सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इलेक्शन कमीशन एक कमीशन हुआ करता था, भारत के संविधान में बना हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी बनी है भारत के संविधान से। चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कैसे होगी? भारत के संविधान में लिखा हुआ है। और सारा नियम उन्होंने बदल दिया है। अब जहां चुनाव आता है तो उनकी पार्टी बाद में प्रचार करने जाती है, पहले उनका इलेक्शन डिपार्टमेंट पहले चला जाता है। ईडी, सीबीआई, विपक्ष के नेताओं को पकड़ो, जेल में डाल दो। संविधान कितना बचा है? ईवीएम से वोटिंग होती है। ईवीएम पर और ज्यादा बोलने का मतलब नहीं है। मशीन, दिमाग हैक कर लिया है, मशीन की बात ही छोड़िए। यह संविधान पर खतरा है। अगर संवैधानिक संस्थाएं ही बर्बाद हो जाएंगी तो संविधान बचेगा किससे? संविधान किसी इस प्रस्तावना या उससे बना हुआ कोई दस्तावेज का नाम नहीं है। बाबा साहब की दूसरी चेतावनी याद करना चाहता हूं। दुनिया का कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे ना हुए तो वो संविधान कागज का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाएगा। ये चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को इस देश को दे दी थी। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो यहां तक कह दिया था कि इसकी हालत यह है कि अगर मौका मिलेगा तो मैं ही इसको सबसे पहले नकार दूंगा। बोला था कि नहीं डॉक्टर अंबेडकर ने? इसलिए क्योंकि इसको लागू करने वाले लोग ठीक नहीं है। और आज संविधान खतरे में है। नागपुर के लोगों, हमें इस खतरे को गांव गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हमने संविधान का लाभ लिया है। आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद पूछेंगी कि तुम जब थे तो सरकारी नौकरी थी, तुम जब थे तो सरकारी शिक्षा थी, तुम जब थे तो संविधान जिंदा था, तुम हमारे लिए कौन सा भारत छोड़ के गए? उनका धर्म वाला राष्ट्र बनाने वाला। 24 का चुनाव आ रहा है और उन्होंने ये कह दिया है कि संविधान बदलेंगे। पता है कि नहीं? किसी और ने नहीं कहा। इस देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने लेख लिख करके कहा है कि अब इस देश के संविधान को बदल देने की जरूरत है। और यह तथ्य तो सबको पता होगा। संविधान क्यों बदल देने की जरूरत है? क्योंकि हर धर्म की किताब के ऊपर है संविधान, और कुछ लोग अब इसे नीचे करके धर्म ऊपर करना चाहते हैं। यह खतरा है इस देश के संविधान के ऊपर। अब एक आखिरी में एक और कोटेशन जिसमें कामयाबी क्यों हो रही है इनको और हमें क्या करना है, मैं यहां अपनी बात खत्म करूंगा। आप भारत के संविधान का आर्टिकल 51A, वो कहता है कि इस देश में लोगों को, अच्छा शिक्षा आपकी पहले ही बर्बाद कर दी, अब पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, नौकरी आपको मिलेगी नहीं, तो 5 किलो अनाज तो 5 साल मिलेगा, आप कहेंगे उसी में सब कुछ मिल रहा है। तो शिक्षित जनता नहीं है तो संविधान को जानेगी कैसे? आज हमारे सामने ये चुनौती है। मैं अभी बस्तर गया था तो वहां के लोगों ने पतले पतले संविधान छपवाए थे, आसान भाषा में छपवाया था, और गांव में उसे बांटते हैं कि इस संविधान को पढ़ो, इसमें तुम्हें यह अधिकार मिला है। हमारे लोग अभी यही नहीं जान पाए कि इस संविधान से हमें मिला क्या है। तो पहला निवेदन मेरा पूरे देश के लोगों को यही रहता है कि आप अपने लोगों को, हमारे लोगों को यह बात समझाइए कि संविधान नहीं था तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, संविधान नहीं था तो तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। और ये तो महाराष्ट्र की जमीन है। हम भले याद करते हैं ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम को, हम भले याद करते हैं शाहू जी और फूले साहब को,
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वही इलाका इस देश का है जहां गले में मटका और पीठ पर झाड़ू बांधा गया था। उनको बस ये बात बताने की जरूरत है कि संविधान नहीं था तो क्या था, संविधान है तो क्या क्या मिला है। सीना तान कर जिनको कहा था कि मुख्य सड़क से नहीं चलेंगे, आपकी मेहरबानी देखिए, वो हवाई जहाज से उड़ के आते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब का भारत बनाएंगे। ये बदलाव आया ना भारत के संविधान से। इसलिए मेरा मानना यह है, हम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि आसान भाषा में, हम पढ़े लिखे लोग नौकरी पा गए तो गांव में जाते नहीं, अपने लोगों से मिलते नहीं। और एक किस्सा बता दूं पुराने लोगों को, बाबा साहब अंबेडकर के पास एक व्यक्ति गया जो उन्हीं की अपनी कम्युनिटी से था, और उसने जाकर बाबा साहब से कहा कि मैं आईएएस बन गया। उस समय आईसीएस था, और उस समय अब जो आईएएस कहा जाता है, जो कलेक्टर, बहुत बड़ा पद। उसने कहा कि बाबा साहब आपकी वजह से आईएएस बना हूं, बहुत बड़ी नौकरी मुझे मिल गई, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, बताइए आपके लिए क्या करूं। बाबा साहब ने कहा कि गांव जाते हो? उसने कहा नहीं। तो बाबा साहब ने कहा महीने में 2 बार अपने गांव जाया करना, अपनी बस्ती जाया करना। तुम्हें पुलिस सुरक्षा मिली है? तो कहा हाँ। तो कहे पूरी पुलिस सुरक्षा लेके, नीली बत्ती की गाड़ी लेकर के तुम अपने गांव महीने में 2 बार जाया करो। तो उसने पूछा कि करना क्या है? कहा कुछ नहीं, केवल अपने गांव जाकर के लौट आया करना। तो बाबा साहब ने जाते हैं तो उससे कहा तुम्हारे लोग जब तुम्हें देखेंगे अच्छे कपड़ों में, तब ये उनको आत्मविश्वास आएगा कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति जब आईएएस बन सकता है तो अगली बार फिर वहां से कोई बच्चा पढ़ने निकलेगा और वो आईएएस बनना चाहेगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा तुम गांव जरूर जाया करना। डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो उनसे और कुछ मांग लेते। डॉक्टर अंबेडकर ने मांगा अपने समाज की भलाई, और हमको नौकरी मिली तो हम अपने गांव से दूर हो गए। मैं तो वैसे भी ठेके पर प्रोफेसर हूं, आप जानते हैं कि नहीं, परमानेंट नहीं हूं, लेकिन इतना जोखिम केवल इसलिए उठाया हूं कि हमारे ऊपर कर्ज है इस कंधे पे। अगर हम इस चीज को निभा नहीं पाएंगे तो इसको कैसे हम कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी हमने निभाई। अब एक और बात, आर्टिकल 51A, और ये आखिरी बात कहकर, क्योंकि मेरा वक्त लगभग 1 घंटे होने जा रहा है, मैं आखिरी में संविधान को बचाने के लिए खतरा सबसे बड़ा क्या है। आर्टिकल 15A कहता है कि हम इस देश में नागरिकों को वैज्ञानिक चेतना संपन्न करेंगे, और हमारे देश में अंधविश्वास और पाखंड फैलाया जा रहा है।